हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए आखिरकार कैबिनेट का विस्तार कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। राजभवन में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन, रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला और खरगारपुर से विधायक राहुल लोधी ने राजभवन में सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल गंगूबाई पटेल की उपस्थिति में मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गिरीश से सीधे बेंगलुरु पहुंचे। यहां उन्होंने इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स पहुंचकर इसरो चीफ एवं एस सोमनाथ और अन्य वैज्ञानिकों की मुलाकात की और उन्हें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बधाई दी। इसके बाद पीएम ने कहा वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा अपने संबोधन में 23 अगस्त को इस साल और स्पेस डे मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस घोसी में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यहां कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए वहां अलग प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का हिस्सा है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को दिल्ली के 63 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अध्यक्ष और संगठन मंत्री के नामों की घोषणा की। इससे पहले आपने 14 जिला अध्यक्ष और 70 सचिव के नाम की घोषणा की थी। पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा संगठन को मजबूत करने के लिए सभी पदाधिकारी को नई जिम्मेदारी दी गई है। घर घर जाकर दिल्ली वासियों को पार्टी के कार्यों से अवगत कराने की जिम्मेदारी नवनियुक्त पदाधिकारी की होगी। राजस्थान की सियासत में रेड डायरी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस डायरी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस डायरी में राजस्थान की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और काले कारनामों का पूरा ब्यौरा है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। एनसीपी नेता शरद पवार ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी पार्टी में कोई विभाजन नहीं हुआ है। पवार ने कहा कि कुछ विधायकों का मतलब पूरी पार्टी नहीं। उन्होंने कहा मुंबई में आगामी बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ संयुक्त प्रचार अभियान पर भी चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के कई नागरिक समाज संगठन के समूह मणिपुर की अखंडता पर समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। अमित शाह ने अपने आधिकारिक आवास पर बैठक के दौरान हिंसाग्रस्त राज्यों का दौरा किया है। वहां पे उन्होंने कहा है कि सुनिश्चित करने के लिए इम्फाल घाटी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर उच्च सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अयोध्या जाने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि अब अयोध्या में निर्मित राम मंदिर तक पहुंचना बहुत आसान होने वाला है। रेलवे अब कई ट्रेनों का स्टॉपेज अयोध्या तक बढ़ाने की विचार कर रहा है। इसी सिलसिले में रेलवे ने मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन से प्रयागराज तक चलने वाली ट्रेन के स्टॉपेज को बढ़ावा दिया है। अब ये ट्रेन अयोध्या कैंट तक चलेगी। इसके अलावा कई अतिरिक्त स्टेशन पर भी रुकेगी। सेबी ने अडानी समूह और अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के मामले पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। वहीं कांग्रेस ने 25 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सेबी की स्टेटस रिपोर्ट पर बयान जारी कर कहा कि अडानी ग्रुप पर लगे राउंड ट्रिपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के मामले में किसी अंतिम निष्कर्ष पहुंचने में सेबी की अक्षमता बेहद चिंताजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के डिजिटल पब्लिक स्ट्रक्चर की तारीफ करते हुए दुनिया पर इसके अच्छे प्रभाव के बारे में बात की। उन्होंने शनिवार को कहा कि भारत इनोवेशन के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है, खास करके हमारा सफल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा आज काफ़ी चर्चा में। पीएम मोदी ने बिजनेस वुमन को लेकर के भी चर्चा में टुडे के साथ इंटरव्यू में कहा आज हमारे लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और उपयोग करने में भारत सफलता की दुनिया पर मान्यता मिल रही है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद अब गगनयान को लेकर चर्चा तेज हो गई। ये भारत का पहला मिशन होगा जिसमें अंतरिक्ष में मानव को भेजा जाएगा। इस मिशन के 3 फेज होंगे, जिसमें 2 बार मानव रहित उड़ानें भेजी जाएगी और फिर यहां पर तेजी के फिर एक उड़ान में इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को इस मिशन के बारे में कहा गगनयान मिशन के ट्रायल में एक महिला रोबोट वयोमित्र को भेजा जाएगा। जाति जनगणना को लेकर के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। पटना में एक बुक लॉन्च प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हम हाल ही में जाति जनगणना कराई है। केंद्र सरकार जाति जनगणना को नफरत भरी निगाहों से देख रही है। किसी शख्स की आर्थिक स्थिति और जाति जाने बिना नीतियां कैसे बनाई जा सकती।
हिमाचल प्रदेश के भाजपा विधायक सतपाल सत्ती बोले, आपदा की इस घड़ी में कांग्रेस सरकार लोगों को आर्थिक सहयोग देने में असफल हुई। कांग्रेस के नेता फोटो सेशन तक सीमित, लोगों को आश्वासन देकर खाली हाथ लौट रही। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, हजारों लोग बेघर हो गए। लोगों के आशियाने तक इस प्राकृतिक आपदा में बह गए। इस प्राकृतिक आपदा से प्रदेश की सड़कें और हाईवे को भी भारी नुकसान हुआ है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि धार्मिक प्रार्थनाओं के लिए आवासीय घर का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अदालत ने ये बात HBR के आउट बेंगलुरु के कुछ लोगों द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कही, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक आवासीय संपत्ति का उपयोग प्रार्थना के लिए किया जा रहा है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो वैज्ञानिक से बातचीत करने के लिए मोदी सुबह करीब 6 बजे ग्रीस की राजधानी एथेंस से बेंगलुरु पहुंचे। HL हवाई अड्डे के बाहर बड़ी संख्या में एकत्र लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, चूंकि उनकी यात्रा काफी लंबी थी इसलिए उन्हें नहीं पता था कि वो यहाँ कितने बजे पहुंचेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 28 अगस्त को तेलंगाना भवन में पार्टी उम्मीदवारों के साथ पहली बैठक करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राव 4 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकते हैं। 21 अगस्त को राव ने 115 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। उम्मीद जताई जा रही है कि राव विधानसभा चुनाव के लिए 100 दिवसीय अभियान रणनीति पर उम्मीदवार का मार्गदर्शन करेंगे। केरल में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आरक्षण की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जवाब मांगा है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका पर 3 जजों की पीठ ने सुनवाई की। G20 दिल्ली अधिसूचना में कहा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी 24 अगस्त के कार्यालय ज्ञापन पर विचार करते हुए शीर्ष अदालत के लिए 8 सितंबर को अवकाश घोषित किया है। G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सभी केंद्र सरकार के कार्यालय 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि वह भीड़ हिंसा, नफरत फैलाने वाले भाषण और पीट कर हत्या से निपटने के लिए अपने 2018 के दिशा निर्देश की ओर कठोर बनाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कट्टरता फैलाने वाले सार्वजनिक बयानों के दोषियों के साथ समान रूप से निपटा जाए, भले ही वे किसी भी समुदाय के हों। आदिवासी क्षेत्रों तक उच्च शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के चिंदेपल्लमी गांव के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी। प्रधान ने कहा कि यह विश्वविद्यालय क्षेत्र की विविधता और जनसांख्यिकी दोनों को चिन्हित करने के साथ ही जनजातीय संस्कृति भाषा को बढ़ावा देने में मदद करेगा। याचिकाकर्ता के वकील ने जब खंडपीठ को बताया कि उन्हें किन्नरों के लिए सरकारी रोजगार और शिक्षा में आरक्षण चाहिए, इस पर खंडपीठ ने पूछा कि आप इस मामले को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए और सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों चला आए। हर कोई अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों चला आता है, आप पहले हाईकोर्ट जाइए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में महंगाई को नियंत्रित करना आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी। वित्त मंत्री ने कहा, महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचे दर पर बनाए रखना सही नहीं होगा। वित्त मंत्री का बयान ऐसे समय पर आया जब जुलाई में खुदरा महंगाई दर 7.44% के ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भारत की ICC विश्व कप 2023 टीम के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम चुनी है। गांगुली ने संजू सैमसन, प्रसिद्ध कृष्णा और तिलक वर्मा की तिकड़ी को शामिल नहीं करने का फैसला किया। तीनों खिलाड़ी जिन्हें एशिया कप 2023 के लिए चुना गया था, इससे श्रेयस अय्यर और KL राहुल दोनों शामिल थे जो चोट से वापसी कर रहे थे और उन्हें टीम में शामिल किया गया। एशिया कप के बाद भारत अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के लिए खिलाफ करेगा। भारत सरकार ने पावर बॉइल्ड राइस यानी कि उबले चावल के एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी लगा दी है। जी हां, सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होना यानी अभी से ही इसे एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े चावल एक्सपोर्टर के इस निर्णय के बाद एक्सपोर्ट में कमी आएगी और ग्लोबल मार्केट में चावल की कीमत और बढ़ जाएगी। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 21 अगस्त को सोना 58,345 रुपये पर था, जो अब 58,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 425 रुपये की तेजी के साथ बढ़त हुई है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड लगा दिया गया, जिसके माध्यम से निर्देशित किया गया है कि सभी महिलाएं एवं पुरुष मंदिर परिसर में मर्यादित कपड़े में या छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बारमुंडा, नाइट सूट, मिनी स्कर्ट, कटीज, फटी जींस व क्रॉप टॉप जैसे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल अमरकंटक को पवित्र नगरी का दर्जा मिला हुआ है। अब यहाँ से मंदिरों में पारंपरिक परिधानों में ही प्रवेश किया जा सकेगा। गेहूं, आटा, चावल, दाल, टमाटर, प्याज और हरी सब्जियों के बाद अब आने वाले दिनों में चीनी में महंगी हो सकती है, क्योंकि देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में गन्ने के प्रोडक्शन में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए खराब मौसम और कम बारिश को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अभी तक महाराष्ट्र में औसत से 20% कम बारिश हुई, यानी आने वाले महीनों में यही स्थिति रही तो गन्ने की पैदावार प्रभावित हो जाएगी, जिसका सीधा असर चीनी उत्पाद पर पड़ेगा।
जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने मुजफ्फरनगर के खब्बापुर गांव में हुई स्कूल घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और सरकार से मांग की है कि स्वतः संज्ञान लेते हुए दोषी शिक्षिका को सजा दी जाए। और इस संबंध में मौलाना मदनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल माइनॉरिटी और कमीशन को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। पत्र में लिखा गया, मेरा आपसे अनुरोध है कि घटना पर स्वतः संज्ञान ले और दोषी के विरुद्ध बाल अधिकार, मानवाधिकार, शैक्षिक अधिकार, दो संप्रदाय के बीच घृणा की रोकथाम के अधिनियम के तहत मामला दर्ज करे। राहुल गांधी आखिरी बार विधानसभा के चुनाव के मौके पर अमेठी आए तो 2019 के चुनाव की शिकस्त के बाद से वे अमेठी के प्रति उदासीन रहे। पार्टी के स्थानीय नेता कार्यकर्ताओं के लिए दिल्ली में उनसे मुलाकात आसान रही, लेकिन अचानक पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के अमेठी से फिर चुनाव लड़ने की बात कहकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। हालांकि जल्द ही राय 2 कदम पीछे हटते हुए कुछ कह चुके कि कार्यकर्ता चाहते हैं राहुल गांधी फिर अमेठी से चुनाव लड़े। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।